आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आज मैं दो चार बातें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के विषय में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि 2014 में जब हमारी सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई तो वह जनता का जो टूक फैसला था 2014 में लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया और जिसके हृदय में लोकतंत्र के लिए अद्भुत निष्ठा है उसको उन्होंने चुना। जिसके हृदय में सामाजिक समता का भाव है और आर्थिक बराबरी के विषय में जो पार्टी सोचती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी उसको चुना। हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भारत की जनता के लिए हम आभारी हैं कि जिसने 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ हमारी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई। और मुझे भारत की जनता पर यह भी विश्वास है कि जिस प्रकार से उनका विश्वास हमारी सेवा पर बढ़ता जा रहा है, हमारी सेवा भाव से वो प्रसन्न है, खुश है भारत की जनता। तो इस बार अवश्य जो प्रधानमंत्री जी ने कहा आपकी बार 400 पार, तो निसंदेह 400 पार का जो हमारा यह लक्ष्य है ये सफल होगा और जनता हमको आशीर्वाद देगी। हम उनका अपने प्रति विश्वास उसको कायम रखेंगे और उनके द्वारा जो हमें प्रेम मिला है और निरंतर जो प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है उसके लिए भी उन्हें कभी निराशा नहीं होगी। और आपका निरंतर विकास करना यह हमारी प्राथमिकता है और आपका निरंतर हमारे प्रति बढ़ता हुआ प्रेम हमें और भी अधिक जिम्मेदारियां दे रहा है। तो हम परमपिता परमेश्वर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शक्ति दे, हम अपने कर्तव्य का निर्वाह यथावत कर सके और जनता की आशाओं और आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप साबित हों। और आप का जो प्रेम, अद्भुत विश्वास, वह विश्वास केवल ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग मात्र में है, और आपने जिस प्रकार से 2 बार पूरी दृढ़ता के साथ हमको विजयी बनाया है और इस बार भी मैं जानता हूं कि आप हमको 400 के पार ले जाने का संकल्प ले चुके हैं। तो चुनाव के पश्चात मैं आपको भी एक जिम्मेदारी देने की बात करता हूं। आपको भी जागरूक होना पड़ेगा कि आपके द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि या प्रत्याशी क्या उन सभी मापदंडों पर खरा साबित हो रहा है जिनके लिए आपने उसको वोट किया था। तो आपको इस विषय में विशेष रूप से ध्यान रखकर उस प्रत्याशी की उसकी जो जिम्मेदारी है उसको याद, यदि आपको ऐसा लगे कि प्रत्याशी कार्य नहीं कर रहा है, किसी भी माध्यम से शीर्ष नेतृत्व को इस विषय में जानकारी अवश्य दें। देखिए, मैं एक छोटा सिपाही हूँ, परंतु ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रहा हूँ, परंतु मुझे आज बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज मेरा मन प्रसन्न भी है।
यदि वह निर्वहन नहीं करता है अपनी जिम्मेदारी, तो उसको अवश्य आपको याद दिलाना होगा। और क्योंकि यह लोकतंत्र है, यानी कि लोकतंत्र ये आपका तंत्र है, हम आपके सेवक हैं। हमारे पूर्वजों ने परमात्मा से संपत्ति नहीं मांगी, शस्त्र नहीं मांगे, एक वरदान मांगा, राष्ट्रे जागृयाम मयम, कि हम अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्र में जागते रहें। हमें किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना है और हम इतने कमज़ोर भी नहीं हैं आज तक, और न कभी होंगे कि किसी की बुरी नज़र को देखने का लालच किसी के मन में पैदा हो जाए। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और आपने देखा भी है पिछले 2 कार्यकाल में, अपने को हम आपको अनिवार्य समझते हैं। देश की जनता हमारे लिए सर्वप्रथम है। जो समझते थे खुद के लिए, स्वयं के लिए, कि हम अनिवार्य हैं, थोड़ा पीछे जाकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत हमारे बिना नहीं चल सकता। जो अपने को ही भारत मानते थे कि हम हैं तो भारत है, उनके विषय में मैं आपको बताता हूँ कि भारत और वो अपने व्यक्तित्व को, यानी अपने आप को, एक दूसरे का पर्यायवाची समझते थे। आज उनकी याद करके बड़ी दया भी आती है। जो लोग एक समय कहा करते थे इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, अब शायद उन्हें अनुभव होता होगा कि ऐसी अहंकारपूर्ण बातें कभी नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में ऐसा आपको कभी भी न आज तक भी देखने को मिला है, न कभी भविष्य में मिलेगा, चूंकि हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। न हमारे अंदर अहंकार आज तक पैदा हुआ और न कभी पैदा होगा। ये हम आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, परंतु वह राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। कोई दल कितना भी शक्तिशाली हो जाए, परंतु वह 140 करोड़ जनता से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। हमारा उद्देश्य 140 करोड़ जनता की सेवा करना है, वो भी निस्वार्थ भाव से। हमारे लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति छोटा है। हमारे लिए सब एक समान है। आज देश में भाईचारे की जो नई राजनीति शुरू हुई है, उसमें किसी तरह का खलल नहीं डलने दिया जाएगा। भाई से भाई को बांटने की, कोई भी चाल कभी भी सफल नहीं होगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जितने भी संप्रदाय के लोग हमारे देश में रहते हैं, वो सभी भारतीय हैं और इन सभी की अलग अलग अपनी मतावली है, अपने अपने उपासना की पद्धति हैं। हम इनसे यही कहेंगे कि आप सब अपनी उपासना की पद्धति पर चलते हुए एक दूसरे के साथ आदर का भाव बरतते हुए इस देश की प्रगति में योगदान देंगे।
हमने किसी भी प्रदेश के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। हमारी सरकार संपूर्ण विश्व के भिन्न भिन्न प्रदेशों में भी है और कहीं पर और पार्टियों की सरकार है, परंतु हम प्रत्येक प्रदेश को अपना ही देश का एक अंश मानते हुए, सभी के लिए समान भाव रखते हुए उन राज्यों की सेवा में लगे हुए हैं और लगे रहते हैं। हम देश को गुण और अवगुण के आधार पर नहीं आंकते और ना गुण और अवगुण के आधार पर हमने कभी देश को समझा। जब कहीं भी किसी भी राज्य में कोई भी चाहे प्राकृतिक आपदा हो या किसी भी तरह के कोई संकट हो, तो केंद्र सरकार उसमें कभी भी किसी भी प्रकार का अलगाव नहीं रखती है। जैसे कि पूर्व में आपने सभी सरकारों में देखा होगा कि जो पिछली गवर्नमेंट रही थी, वो हमारी जो शासित प्रदेश थे वो हमेशा त्रस्त रहे, परेशान रहे, लेकिन मदद नहीं मिली हमें केंद्र से। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमारी किसी भी पूरे विश्व में किसी भी देश में कोई ऐसी विचारधारा थी या आज है जिसका अगर यदि वो देश समर्थन करते हैं तो हम उनको अपनाते हैं। हम उनके गुण अवगुण शक्ति अशक्ति के आधार पर नहीं अपनाते। यदि हमारे गुणों को वह अपनाते हैं तो हम उनसे मित्रता का हाथ अवश्य बढ़ाते हैं, और यदि उनकी कोई बात अच्छी है बैठ के चर्चा करते हैं। यदि देखिए, ये तो विदेश मंत्री तय करते हैं, प्रधानमंत्री तय करते हैं, पर तो छोटा मुंह बड़ी बात है, पर कह रहा हूँ अब मन में आ गई याद। तो यदि कोई ऐसा विषय भी है जिसमें जिस राष्ट्र के साथ हम बात कर रहे हैं, यदि उनके हिसाब से लगता है हमें कि यह उचित है तो हम भी उसको अपनाते हैं। कहने का मतलब है, जब हम राष्ट्रों में एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की विचारधाराओं का सामंजस्य स्थापित करके संबंध बनाने का प्रयत्न करते हैं, और आपने देखा भी होगा पिछले 10 वर्षों में हमने जो संबंध बनाए हैं, बनाने का प्रयास किया है, उसके बहुत अच्छे परिणाम भी निकल कर आए हैं। मैं तो एक छोटा सा भाजपा का सिपाही हूँ, तो मैं कह सकता हूँ इस आधार पर मैं अपनी छोटे स्वरूप का अतिक्रमण कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है, विदेश मंत्री प्रधानमंत्री तय करते हैं। पर अब मन से निकल आया तो मैंने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि हमने मुसलमानों का कभी साथ नहीं दिया, हम मुसलमान के साथ नहीं हैं, परंतु यह सरासर गलत है। इस विषय में आप सभी, मैं समझता हूं यह मिथ आज पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। मुस्लिम भाई जागरूकता के साथ अपनी समझदारी दिखाते हुए कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, कौन सी सरकार हमारे लिए ठीक है, कौन सी नहीं है, और हमने सभी को एक शक्तिशाली, समृद्धशाली, आधुनिकता के साथ साथ अपनी प्राचीन काल संस्कृति से जुड़े हुए हमने सभी को रखा है, और समृद्ध बनाने में, सशक्त बनाने में प्रत्येक पंथ संप्रदाय का अपना योगदान होता है। हम सब मिलकर
सारे पंथ, सारे संप्रदाय सब मिलकर भारत के एक नए स्वरूप का निर्माण करने में सफल हो पाए हैं। और जो कुछ एक कमी रह गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगली कालावधि 5 वर्ष की जो आप आशीर्वाद के रूप में हमें दे रहे हैं, तो वो सभी पूर्ण संभवतः हो जाएंगी। लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है, उसके आधार पर सर्वधर्म समभाव के आदर्श को लेकर हम चलते आ रहे हैं और हमने समाजवाद को महत्ता दी है, हमने राष्ट्रवाद को महत्ता दी है, हमने किसी भी व्यक्ति विशेष को कभी महत्ता नहीं दी और समाजवाद को, राष्ट्रवाद को पूर्ण रूप से अंगीकृत किया है। राष्ट्रवाद की नीति पर हम चलते हुए एक विकसित भारत का निर्माण करने हेतु वचनबद्ध हैं। आपने आपके प्यार से यह भी मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द सार्थक रूप में आ जाएगा, यह स्वरूप अपने को साकार रूप में कर लेगा। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो प्रत्याशी होते हैं ये सब आपके चुने हुए होते हैं, आपके मताधिकार के माध्यम से ही इनको चुना जा सकता है। देखिए, जो मैंने आज बातें बोली हैं, हो सकता है कि यह मेरी पार्टी में मेरे कद के हिसाब से बहुत ऊपर लेवल की है, पर आज मेरा मन किया कि कुछ बताऊं आपको। और मैं बस एक विषय और बताने जा रहा हूं आपको। सभी लोगों के मन में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब शुरुआत में उन्होंने कार्यभार लिया और 2014 में बने थे, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम, पहली बार जब वो लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक छोटा सा विषय लिया था, स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये दो उन्होंने लिए थे कॉन्सेप्ट, परंतु इसका बहुत मजाक उड़ाया गया था कि ये तो एक सोशल यानी सामाजिक, इनका तो सामाजिक आधार है, ये लाल किले की प्राचीर से बोलने का क्या इसका मतलब है। परंतु आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में इसमें कितनी बड़ा परिवर्तन आया है, इसके कितने सकारात्मक रिजल्ट हमारे सामने आए हैं कि आज हम प्रत्येक व्यक्ति, यदि हमारे हाथ में कोई रैपर है, कूड़ा है, कचरा है, तो ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक बार अवश्य आता है कि इसको मैं कूड़ेदान में ही डालूं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर जो बेटियों की संख्या है पैदा होने में, भारत देश में हमें बेटों से अधिक है। तो कहने का मेरा अर्थ है कि अब देश बदल रहा है, देश की सोच बदल चुकी है। वह एक छोटा सा विचार। अब मैं इस विषय में ज़्यादा गहराई से नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी आर्थिक व्यवस्था और हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी बहुत अधिक रूप से प्रभावित करती हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि एक छोटा सा विषय हमारे देश को कितनी बड़ी विपदाओं, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से बढ़ाता है, ये एक डीपली विषय है। ये मैं आपको बताता रहूँगा धीरे धीरे कि केवल और केवल स्वच्छ भारत अभियान से हमने कितना पैसा देश के लिए जोड़ पाए हैं। वो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पूर्व में भी, और अपने जो मैं आपके सामने आया था फिर मैं बताऊंगा। परंतु मैं एक विषय पर जो महत्वपूर्ण है कि सब जब प्रधानमंत्री जी बने थे तो सबके मन में एक प्रश्न था कि भाई ये पाकिस्तान का क्या होगा, ये पाकिस्तान को उड़ा देंगे, पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे। सबके मन में यही विचार आता था। परंतु मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी भी देश को एक साथ एक झटके में समाप्त करना ये आसान नहीं है। विदेश नीति हो सकता था, परंतु जब प्रधानमंत्री जी ने देखा कि यहाँ तो बहुत गहरी जड़ें जमी हुई हैं,
विदेशी ताकतों की, आक्रांताओं की, तो पहले उन्होंने एक एक जड़ों को खोला। फिर उनके समझ में आया, जब वो विदेश गए, विदेश यात्रा पर जाते थे, बड़ा मजाक उड़ता था उनका, लेकिन वो प्रत्येक विदेश यात्रा पर उनका सबसे 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण फोकस उसी चीज़ पर रहता था, पाकिस्तान का विदेशों में क्या महत्व है। और भी विषय अपने रहते थे अपने देश के, लेकिन इससे अलावा भी एक यह विषय रहता था। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपने फिल्में देखी हैं, तो फिल्मों में ये कहते हैं कि भाई कि जब उस व्यक्ति की आपको हत्या करनी है, ये जो होते हैं क्या नाम है, पेशगी वाले, मतलब जो पैसा लेके वो करते हैं, तो 10,000 रुपये लगेंगे, और यदि हाथ पैर तुड़वाने हैं तो 40,000 रुपये लगेंगे। तो व्यक्ति पूछता है, भाई मारने के 10,000 और हाथ पैर तुड़वाने के 40,000, ये क्या तरीका हुआ। तो वो कहता है कि मारने के लिए तो एक गोली पर्याप्त है, परंतु हाथ पैर तोड़ने के लिए कहीं वो मर ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होता है, और उसको ढंग से चोटिल करना, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो इसलिए इसके ज़्यादा पैसे लगे। तो जो समय लगा, वो किस लिए लगा? वो इसलिए लगा कि पाकिस्तान को आज कटोरा लेकर देश देश भीख मांगनी पड़ रही है। डिप्लोमेटिक आधार पर, यानी कूटनीति के माध्यम से उसको विश्व पटल पर जीरो कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। आज उसका नाम खड़ा जरूर है, वो देश विश्व में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इनविटेशन तक नहीं देते जब कोई बैठक मुस्लिम कंट्रीज की होती है। ये उसकी हालत उन्होंने कर दी है। महंगाई वहां चरम पर है। भारत में जो महंगाई है उसके 4 या 3.5 या 4 गुना महंगाई वहां पर ज्यादा है। आप वहां के विषय में गूगल करके देखिए आज क्या स्थिति है। उसको कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं। जो चीन उसकी सपोर्ट करता था, चीन खुद बैंकरप्ट होने की स्थिति में पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब है, डिप्लोमेटिक आधार पर पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है पाकिस्तान को। अब तो बस आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान का ढांचा खड़ा है, उसके अंदर कुछ है नहीं। एक राजनीति होती है और एक कूटनीति होती है। और आप चाणक्य को पढ़ा होगा, सभी जो है विद्वान ब्राह्मण थे, और उनके जैसा विद्वान आचार्य कोई हुआ भी नहीं। उन्होंने यही चीजें बताई हैं कि राजा के अंदर राजनीति के साथ साथ में कूटनीति का गुण भी अवश्य होना चाहिए। क्योंकि कूटनीति वो चीज होती है जो उसको पता भी ना लगे और उसकी वो हालत हो जाए कि उसको एक समय ऐसा लगने लगे कि मेरा तो अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इसको कूटनीति बोलते हैं। राजनीति तो सभी करते रहे आए हैं आज तक, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस पाकिस्तान के लिए जो कूटनीति का इस्तेमाल किया है, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। तो मैं कहने का ये प्रयास करूंगा कि 400 पार का लक्ष्य हमारे देश की जनता अवश्य पूर्ण कराएगी। पहली बार जितनी सीटें आई थी उससे फिर बढ़कर और ज़्यादा सीटें आई, और अब की बार डेफिनेटली, क्योंकि ये भरोसा हमारा अहंकार नहीं है, ये भरोसा जनता का प्यार है। जनता को जो वंचित लोग थे उनको भी आज बहुत अच्छे जीवन जीने के लिए इतनी प्रकार की योजनाएं निकाली हैं कि आज कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता। आप थोड़ा सा बैकवर्ड साइड में चले जाइए 250-300 किलोमीटर यहाँ से, तो क्या काम हुआ है वो आपको वहाँ पता चलेगा। यहाँ बैठने से कुछ पता नहीं चलेगा आपको, हमको भी नहीं चलेगा। हम ये कहेंगे क्योंकि हम यहाँ एनसीआर में रहते हैं तो यहाँ उन चीज़ों का कोई महत्व ज़्यादा कोई समझता नहीं है, परंतु जो जहाँ पर उन चीज़ों का महत्व है वहाँ उन्हें मिला है और मिल भी रहा है और उनको फ़ायदा मिला है। और जितनी भी योजनाएं हैं ये मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से, जो शुरुआत से पहली से लेके 2014 से लेके और आज तक जितनी भी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं उन सभी के विषय में और आंकड़ों सहित ये बताऊंगा कि इसका कितने लोगों को लाभ मिला और कितने लोगों को इसका लाभ नहीं मिला, मतलब कितने % लोगों को लाभ मिला
और किन किन योजनाओं का लाभ मिला और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी लागू पूर्ण रूप से नहीं हो पाई हैं, वो विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो भाइयों, कहने का अर्थ है मेरा ये कि हम वचनबद्ध हैं, हम विकसित राष्ट्र देने के लिए वचनबद्ध हैं। उसमें आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। सौहार्द, भाईचारे की भावना रखते हुए यदि राष्ट्र को एक परिवार के रूप में देखोगे तो हम बहुत आगे जाएंगे। और यदि संप्रदाय, धर्म, इन आधारों पर देखोगे तो फिर अपने अपने में ही रह जाएंगे, राष्ट्र वहीं का वहीं रहेगा। फिर दूसरे हुकूमत जो पहले, जब मैंने बताया 2014 से पहले जो बाहर की जो जड़ें थी वो जमाए हुए थे। क्यों जमाए हुए थे? केवल इसी वजह से, क्योंकि सांप्रदायिक जो फूट थी। एक शब्द है सेकुलर। एक्चुअल में सेकुलर का मीनिंग क्या है ये लोग नहीं जानते। इसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल में सेकुलर क्या है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और उसी की अवधारणा पर हम ऐसा कुछ गलत कार्य कर देते हैं जो उस शब्द की व्याख्या के अंतर्गत आता ही नहीं है। तो मेरे कहने का प्रयास है कि हर चीज़ को हमें थोड़ा सा समझने का प्रयास करना चाहिए और वास्तविकता में इस देश में सांप्रदायिक जो भी कुछ कराने के पीछे क्या कारण रहे और कौन रहा, वो भी मैं आपको बता भी चुका हूँ और अब डीपली तरीके से आपको मैं बताऊंगा। आप उसमें फिर खुद अपने व्यक्तिगत विवेक से यह निर्णय लेना है कि क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी धर्म, संप्रदाय को अलग करने का प्रयास किया? नहीं किया। लॉजिकली बात है, सोचने वाली बात है। कहने से कुछ नहीं। अब कोई कुछ कहने लगे, आरोप लगाने लगे, आरोप सिद्ध होने चाहिए। आरोप लगाना ये लोकतंत्र में, आलोचना करना, आरोप लगाना यह लोकतंत्र की एक तरीके से शक्ति भी है, परंतु जनता का भी विवेक इसमें शामिल होना चाहिए कि क्या पार्टी पर या किसी राजनीतिक दल पर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो क्या यह सिद्ध हुआ, क्या यह सही है या नहीं सही है। क्योंकि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है उस आज़ादी के तहत, लेकिन हमको अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। तो सभी कहते हैं जय भाजपा तय भाजपा, परंतु मेरे हिसाब से तो अब जय भाजपा और अजय भाजपा। आपने सभी मुझको सुना। जय जय श्री राम। धन्यवाद। जय जय श्री राम।